अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है लोकतंत्र की आत्मा, आपका जवाब होगा जनता का वोट, क्योंकि मतदान ही वो लगाम है जिसके जरिए जनता सरकारों को ना सिर्फ काबू में रखती है बल्कि सबक भी सिखाती है। और इसलिए हमारे देश में मतदान को लोकतंत्र का उत्सव, पर्व कहा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात अलग है, यहां सरकार की बात अलग है, पश्चिम बंगाल सरकार की। अब सोचिए उपद्रवियों पर कैसे कंट्रोल करना है, ये वहां की सरकार क्या जानती है और कैसे करती है, अभी आपको आगे भी पता चल जाएगा, क्योंकि तस्वीरें आप देखते रहेंगे। इन तस्वीरों में आपको उपद्रवी सब दिखेंगे। और ये पश्चिम बंगाल में अमूमन आम सी बात हो गई है, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी चुनाव होना है तो ऐसे उपद्रवी आपको सड़कों पे दिखेंगे। इसलिए हमने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए और उनके सामने ये लोकतंत्र का पर्व उत्सव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र यहाँ खतरे में महसूस होता है, क्योंकि यहाँ चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि दंगा, फसाद, हिंसा, हत्या और बमबाजी का महोत्सव बन चुका है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी अक्सर लोकतंत्र को खतरे में बताती है और विपक्ष से लोकतंत्र बचाने के नाम पर एकजुट होने की अपील करती है। लेकिन उनके ही राज्य में उनके राज्य की ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां लोकतंत्र उपद्रवियों और दंगइयों ने हाईजैक कर लिया है और सरकार सब कुछ देख के, पश्चिम बंगाल की सरकार सब कुछ देखकर चुप है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं बमबाजी की ये तस्वीर, वो सीरिया, अफगानिस्तान या इराक जैसे देशों की नहीं है। ना ही यहाँ कोई जंग चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि ये पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फिलहाल वहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं। और इसलिए आज डीएनए में हम पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों का भी विश्लेषण करेंगे। और हमारा ये विश्लेषण आज उन लोगों को, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा ये विश्लेषण उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिन्हें भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, क्योंकि ये तस्वीरें बताती है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की क्या स्थिति है।
देख ली होंगी आपने तस्वीरें। अब आप जो सोच रहे हैं वो सच्चाई है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो तब ऐसी तस्वीरें आम हो जाती है। इस बार भी पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 9 जून से ही शुरू हो चुकी है, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 15 जून है और इसके नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। लेकिन मतदान से पहले ही उपद्रवियों ने इस चुनाव को कैप्चर कर लिया है। जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, हिंसा का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है और बीते 2 दिनों में वहां भानगढ़, बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना जैसी जगहों पर जमकर हिंसक झड़पें हुई। इस दौरान लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से लैस उपद्रवियों ने पुलिस और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा और पत्थरबाजी के साथ साथ जमकर बमबाजी भी की। बीजेपी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता दूसरे लोगों को नामांकन करने से रोक रहे हैं और नामांकन करने के लिए जा रहे लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। लेकिन दक्षिण 24 परगना जिले में तो टीएमसी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही जमकर बमबाजी की। हिंसा पर उतारू ये कार्यकर्ता बीडीओ ऑफिस के अंदर घुस गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें भी हम आपको लगातार पश्चिम बंगाल की दिखाते जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। दक्षिण 24 परगना के कैनिन में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष सेबल लाहिड़ी ने आरोप लगाया कि जब वो अपने प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, उसी दौरान टीएमसी के स्थानीय विधायक परेश राम के गुट ने उन्हें नामांकन दाखिल करने से जबरन रोक दिया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। আজকে আমাদের নমিনেশন ফাইল করতে দেবে না এবং এসডিপিও আইসি আমাকে বলছে যে আমাকে খুন করা হবে। আমি বলছি আমি খুন হতে রাজি, কিন্তু আমাদের কর্মীরা তার গণতান্ত্রিক ক্ষমতা তারা প্রয়োগ করবে, নমিনেশন করবে, তারা নমিনেশন করতে দেবে না। আপনারা করছে আমি জানি না, আপনারা দেখুন, যারাই করুন তারা তৃণমূল কংগ্রেসের লোক হতে পারে না। हम लोग अरेस्ट किया ऑलरेडी, 17-18 ऑलरेडी अरेस्ट किया एंड स्पेसिफिक केस इज बीइंग स्टार्टेड एंड विल गेट ऑल लीगल एक्शन एज पर लॉ। ये तो आज जो वो कन्फ्रंटेशन हुआ 2 ग्रुप में, उसका हम लोगों का उस कन्फ्रंटेशन का in the middle we were and then they suddenly mob attacked on police and then some of police person have already slight injured. I am one of them. सिर्फ दक्षिण 24 परगना ही नहीं, बांकुड़ा में भी नामांकन के दौरान जमकर हिंसक झड़पें हुई। वहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में देसी बम भी बरामद किए और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये बम चुनावों में हिंसा के लिए ले जाए जा रहे थे और पुलिस के अनुसार जिस कार में ये बम बरामद किए गए उसमें बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे, जबकि बीजेपी के स्थानीय विधायक का ये आरोप है कि जब वो नामांकन के लिए जा रहे थे उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोक ली और तलाशी लेने के बहाने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। আমডুল অঞ্চল থেকে আমাদের 2টো গাড়ি ক্যান্ডিডেট নিয়ে আসছিল বাঁধের পাড়ে, তাদেরকে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা গাড়ি দুটোকে আটকিয়ে রাখে। আমি দেন খবর পেয়ে আমি ওসিকে ফোন করলাম। ওসিকে ফোন করার পর ওসির সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে আপনাদের গাড়িতে কোনো এক্সক্লুসিভ পাওয়া যাচ্ছে, এটা খবর পেয়েছি। তা পুরো চক্রান্ত। আমি ওসিকে একটা কথাই বললাম যে কেন গাড়িগুলো তৃণমূল কেন আটকাবে? তৃণমূল চক্রান্ত করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেটদেরকে ফাঁসাচ্ছে। সারা বাংলায় এটা চলছে, সারা বাংলায় রক্তাক্ত করার পরিকল্পনা করেছে এবং বিরোধী শূন্য করার পরিকল্পনা করেছে। दरअसल सच्चाई ये है कि ये पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर हावी हिंसा तंत्र की कुछ झलकियां हैं। ऐसे में डर इस बात का भी है कि जब नामांकन के वक्त ये स्थिति देखने को मिल रही है तो मतदान के समय क्या होने वाला है। केंद्र में मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का जो खाका खींचा जा रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बड़ा किरदार है।
और इसलिए जब बंगाल की ये तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी ने ममता बनर्जी और उनके प्रशासन पर ना सिर्फ सवाल उठाए, कुछ नई तस्वीरें भी बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। क्या कुछ कहा गया, अब हम आपको वो सुनाते हैं। जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल जल रहा है, साथ ही जल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। हिंसा की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल बन गया है। ये गणतंत्र का हत्या है। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है और ये लेडी किम है, इसका खिलाफ ये मुहिम चलेगा। ये गणतंत्र रक्षा के लिए ये गांव की सरकार है, पंचायत, ये लूटने नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल है कि वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी वहाँ की मुख्यमंत्री की भी है। अगर वो इस तरीके की हरकतें करेंगी तो इससे उनकी बदनामी होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और इस हिंसा के बाद जितने सवाल उठे तो टीएमसी की तरफ से भी सफाई दी गई और टीएमसी नेता सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि हिंसा की शुरुआत आईएसएफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तो सिर्फ जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। Several Trinamool workers have been injured and cars of Trinamool Congress leaders have been vandalized. ISF gathered a total of 1,500 people to march and create mayhem. So Trinamool Congress only resisted. So it's totally wrong to say that Trinamool Congress attacked the ISF. हालांकि पश्चिम बंगाल और वहां के लोगों के लिए ये तस्वीरें बिल्कुल भी नई नहीं हैं, क्योंकि चुनावी हिंसा की ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये बंगाल का सच बन चुकी है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसे बीते कई दशकों से चलता आ रहा है। और इसलिए आज हम आपको पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र के बारे में भी बताना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ गई। इसे समझने के लिए आपको पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत भी आज जाननी चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 60 के दशक से ही राजनीतिक हिंसा को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस राजनीतिक हिंसा के पीछे दो अहम कारण हैं। पहला, राज्य में बेरोजगारी और दूसरी वजह है शासन पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व। जब राज्य में 34 वर्षों तक लेफ्ट की सरकार थी, तब भी वहां जमकर राजनीतिक हिंसा होती थी और सीपीएम के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हिंसा का इसी तरह से इस्तेमाल करते थे। खुद पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गृह मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिए गए एक जवाब में यह माना था कि वर्ष 1977 से 1996 तक, यानी लेफ्ट की सत्ता के दौरान, करीब 28,000, इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 28,000, 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। और वर्ष 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी हत्याओं का दौर नहीं बदला, बल्कि अब टीएमसी पर विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रति वैसा ही हिंसक रवैया अख्तियार करने का भी आरोप है, जैसा उसके दौर में लेफ्ट फ्रंट ने अपनाया था। और इसकी एक बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभार। बीजेपी पश्चिम बंगाल में तेजी से आगे बढ़ी है और आज वो प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी टीएमसी को आज अगर किसी से सियासी खतरा है तो वो है बीजेपी। और इसलिए वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता और नेता खास निशाने पर रहे हैं और उन पर हमलों के मामले भी लगातार बढ़े हैं। और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़पों में 47 राजनीतिक हत्याएं हुई। सिर्फ विरोधी नेता या कार्यकर्ता ही नहीं,
पश्चिम बंगाल में मीडिया भी इस सियासी दंगइयों के निशाने पर है। कभी उनके साथ मारपीट होती है तो कभी उनकी गाड़ियों और कैमरे को तोड़ दिया जाता है। आज भी जब मीडिया ने इस हिंसा को रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने उन पर भी हमले की कोशिश की। वहां मौजूद पत्रकारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और ये आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों का हौसला कितना ज्यादा बुलंद है। अब आपके दिल में या फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये सब हो क्यों रहा है? तो आपको ये भी जान लेना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की करीब 74,000 सीटों के लिए वोट डालने जाने हैं और इसके लिए करीब 5 करोड़ 67 लाख लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल को हिंसा में झोंका जा रहा है, उसका एक और सच आपको हम दिखाएंगे। ये जो हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर आप समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को किस तरह से हाईजैक कर लिया गया है। ये आंकड़े वर्ष 2018 में हुए पिछले पंचायत चुनाव के हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस वक्त चुनाव के दौरान टीएमसी ने कुल 34% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी। यानी 34% सीटें ऐसी थी जहां टीएमसी उम्मीदवार के सामने दूसरा कोई भी कैंडिडेट उतरा ही नहीं, या यूं कह लीजिए उतरने ही नहीं दिया गया। इसमें जिला परिषद की 825 में से 203 सीटों पर टीएमसी निर्विरोध जीतने में कामयाब रही। वहीं पंचायत समिति की 9,217 सीटों में से करीब 1/3 यानी कि 3,059 सीटों पर टीएमसी कैंडिडेट के सामने कोई उतरा नहीं। और इसी तरह ग्राम पंचायतों की 48,650 सीटों में से 6,814 सीटों पर भी टीएमसी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। और इसी का नतीजा रहा कि उस चुनाव में टीएमसी जिला परिषद की 94.84% सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि पंचायत समिति की 80% और ग्राम पंचायतों की 66% सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा रहा। यह भारतीय लोकतंत्र की ही खूबी है कि यहां कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए भी चुनाव लड़ सकता है और लोग लड़ते भी हैं। लेकिन उसी लोकतंत्र की यह बदहाल तस्वीर है जहां पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में पंचायतों की 34% सीटों पर कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। यानी इन सीटों पर टीएमसी बिना चुनाव लड़े ही जीत जाती है और कोई दूसरा प्रत्याशी मुकाबले में उतरा ही नहीं, या इसको हम दूसरे लहजे में कहें तो उन्हें उतरने दिया ही नहीं किया। और इससे पहले पूरे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था जहां इतनी सीटों पर कोई मुकाबला हुआ ही ना हो और सत्ताधारी पार्टी वहां निर्विरोध चुनाव जीत गई है। इसलिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों पर बेहद तल्ख और तीखी टिप्पणी की थी और ममता बनर्जी की सरकार को उस वक्त फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि हम इस तथ्य से अनजान नहीं रह सकते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सीटें निर्विरोध जीती गई। और ये आंकड़े हमें हैरान कर रहे हैं कि 48,000 ग्राम पंचायत सीटों में से 16,000 में भी ज्यादा में कोई दूसरा प्रत्याशी उतरा ही नहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र का जो रूप तय किया गया है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र उस तरह का काम नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये हमारे लोकतंत्र पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और इसके बाद इस बात का एहसास होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखने के बाद क्या संदेश देना चाहता है। अब चुनावों के इस दौर में अगर आप पीछे भी मुड़ते हैं तो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी आप ऐसी ही तस्वीरें देखने को आपको मिली थी, जब वहां पर भी राजनीतिक हिंसा लगातार हो रही थी और कई नेताओं के काफिले पर भी लगातार हमला किया गया था। Z News.